नमस्कार, न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक की अहमियत की। दरअसल 22% का ये वोट बैंक सभी सियासी दलों के लिए बेहद अहम हो जाता है। इसलिए हर सियासी दल अपने अपने हिसाब से इस वोट बैंक को साधने के लिए रणनीति तैयार कर रहा है। बीजेपी तो काफी समय से इस मुहिम में लगी हुई थी। उसने अपने मास्टर प्लान को एक तरीके से आज से लागू कर दिया है। उत्तर प्रदेश जिसको भारतीय जनता पार्टी ने 6 अलग-अलग जोन में बांट रखा है, या यूं कहें 6 अलग-अलग क्षेत्रों में उसको विभाजित कर रखा है। आज से उन सभी क्षेत्रों के का दलित सम्मेलन शुरू हो गया। शुरुआत आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हापुड़ जिले से होगी। उसके बाद अलग-अलग डेट्स में अलग-अलग क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके के दलित सम्मेलनों का आयोजन करेगी। खास बात यह है कि इसमें हर क्षेत्र में 2000 से ज्यादा दलित वर्ग के बुद्धिजीवी शामिल होंगे, जिसमें कानूनविद होंगे, शिक्षाविद होंगे, तमाम दूसरे सेक्टर्स में काम करने वाले लोग उसमें शामिल किए जाएंगे प्रतिनिधि के तौर पर। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी, उस क्षेत्र के जो स्थानीय विधायक, सांसद या जो भी प्रभावशाली लोग होंगे, वो सब इन सम्मेलनों में शामिल होंगे। मायावती की बीएसपी के वोट बैंक में जबरदस्त सेंधमारी के लिए ये मास्टर प्लान भारतीय जनता पार्टी ने काफी पहले से ही तैयार कर लिया था और उस पर लगातार वो काम कर रही थी और पूरी तैयारी के साथ अब वो मैदान में उतरी है। आज से इन सम्मेलनों की एक तरीके से शुरुआत हो गई है। ये सम्मेलन 3 नवंबर तक लगातार चलते रहेंगे अलग अलग क्षेत्रों में। समाजवादी पार्टी जिसने एम वाई फैक्टर को, जो उनका एम वाई समीकरण था, उसको बिल्कुल किनारे रख करके एक नया फार्मूला लेकर के आए, पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। इसमें दलित भी बेहद अहमियत रखता है। स्वामी प्रसाद मौर्य की अगुवाई में लगातार सनातन पर चोट करके, या यूं कहें कि जो हिंदू मत को मानने वाले लोग हैं, उन पर चोट करके एक तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से दलित वोट बैंक, जो कोर वोट बैंक, जो मूल वोट बैंक मायावती का रहा है, उसको किसी भी तरीके से अपने पाले में किया जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य की अहमियत इसलिए भी समाजवादी पार्टी के लिए बढ़ जाती है कि जिन लोगों ने वामसेफ के सम्मेलनों में शिरकत की है, या कभी हमारे जैसे तमाम पत्रकारों ने जो उसको कवर किया होगा, वो समझ सकते हैं कि इस तरीके की व्यवस्था पर चोट कैसे की जाती है उन सम्मेलनों में। उसका मैं जिक्र यहाँ पर नहीं करना चाहूंगा क्योंकि उससे भावनाएं आहत भी हो सकती हैं, लेकिन जिस तरीके की चोट वहां पर की जाती है, एक तरीके से उसके प्रतीक के तौर पर समाजवादी पार्टी काम कर रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे रख करके। इसी जमाने में मायावती के भी मंच से इस तरीके की तकरीरें हुआ करती थी। हम लोगों ने उसको बहुत करीब से देखा सुना है। वक्त के साथ मायावती सवर्ण समाज की तरफ गई, बहुजन समाज का नारा छोड़ करके उन्होंने सर्व समाज के नारे को अपनाया। लेकिन यही वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत खूबसूरती से, या कहें कि बहुत संजीदगी से पूरी रणनीति के साथ उस वोट बैंक की तरफ देख रही थी, जो कभी मायावती के साथ बड़ी मजबूती से खड़ा रहता था। लेकिन जब ब्राह्मणवादी व्यवस्था जब बहुजन समाज पार्टी में हावी होने लगी, तो उस वक्त बेहद चालाकी के साथ 2014 से काफी पहले भारतीय जनता पार्टी ने इस पे काम करना शुरू किया और धीरे धीरे वो वोट बैंक अपने पाले में लिया। और ये जो राजनीति के जानकार हैं, वो इस बात को बखूबी समझते भी हैं और इस बात को मानते भी है कि दलित वोट बैंक के आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपराजय जैसी स्थिति में हो गई। यानी उसको पराजित करने वाला कोई सामने योद्धा नजर नहीं आता है। तमाम सेना यहाँ पर ध्वस्त हो गई। दो बड़ी सेना और उनके सेनापति, एक तरफ बहुजन समाज पार्टी की मायावती और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो अब अखिलेश यादव की अगुवाई में, ये दोनों ही फोर्सेस रोकने में पूरी तरीके से न केवल नाकामयाब ही, बल्कि एक तरीके से कहा जाए बीजेपी ने इनको एकदम हाशिए पे ढकेल दिया। समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर सिमट गई और बीएसपी तो 0 पे चली गई थी। पिछली बार समाजवादी पार्टी के सहयोग से उसने 10 के आंकड़े को छुआ, लेकिन एक बार फिर 2024 को लेकर के ये कवायद शुरू हो गई। और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अब इंडिया गठबंधन, हालात बदल चुके हैं और इंडिया गठबंधन आकार ले चुका है। हालांकि सीट शेयरिंग पर भी मामला फंसा हुआ है, लेकिन आकार ले चुका है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ रहा है और दलित वोट बैंक को लेकर के खास तौर से वो बेहद फिक्रमंद है। आज से जो दलित सम्मेलनों की शुरुआत हो रही है, समाजवादी पार्टी ने एक तरीके से व्यंग्य किया। तमाम प्रवक्ताओं ने आज
मीडिया के अलग अलग लोगों को अपने अपने बयान रिकॉर्ड करके भेजे, और उसमें सभी के बयानों में एक समानता सी नजर आती है कि भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से जाएगी दलितों के बीच, क्या बताएगी कि हमने आरक्षण छीन लिया, क्या बताएगी हाथरस की घटना का जिक्र करेगी, या दलित उत्पीड़न के मामले उनको लेकर जाएगी, तो क्या कहेगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इसके उलट बीजेपी अपनी इस रणनीति पर काम कर रही। तो कितना असर होने वाला है इस रणनीति का, दलित वोट को लेकर जो खींचतान चल रही है उसका क्या इंपैक्ट होगा, आज इसी मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, एक एक कर आप सभी का उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ करमवीर आजाद जी मौजूद हैं, जो बसपा के समर्थक माने जाते हैं, दलित चिंतक माने जाते हैं, वो इस चर्चा में हमारे साथ भागीदारी कर रहे हैं। सुशील पासी जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। अभिषेक बाजपेयी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। दीपक बघेल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो शिरकत कर रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कि आप इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। अगर दीपक बघेल जी, सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा। दीपक बघेल जी क्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं? चलिए, दीपक बघेल जी अभी नहीं जुड़ पाए। शुरुआत हम करते हैं आज करमवीर आजाद जी से। करमवीर आजाद जी बसपा के समर्थक यहाँ चिंतक माने जाते हैं, बिल्कुल सीधा और स्पष्ट जवाब आपसे ये चाहिए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बीते कुछ वक्त में, या यूं कहें 10 सालों में, दलित वोट बैंक के गैर जाटो जो दलित है उसके वोट बैंक में जिस तरीके से सेंधमारी करके उसे अपने साथ जोड़ा, और उसको अपने सिर्फ समर्थक के तौर पर नहीं, उसको बाकायदा एक वोट बैंक के तौर पर अपने, उनका जो अपना वोट बैंक था उसमें उसको शामिल किया, तरीके से उसको ऐसा गठबंधन तैयार किया कि भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश में अपराधी जैसी स्थिति में आ गई। आपको लगता है कि जो दलित सम्मेलन आज से भारतीय जनता पार्टी शुरू कर रही है, ये उसी अभियान का विस्तार और एक नई दिशा, एक नई कामयाबी की तरफ भारतीय जनता पार्टी आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है? मानस भाई, देखिए, भारतीय जनता पार्टी दलित सम्मेलन करने पे मजबूर क्यों हुई है, इस विषय पे भी चिंतन करने की जरूरत है। और आपको मैं बता दूं मानस भाई, हर समाज में 3 तरीके के गुलाम होते हैं, हर समाज में। मैं उसमें कोई विशेष वर्ग या विशेष धर्म या विशेष समाज की बात नहीं कर रहा हूँ। हर समाज में 3 तरीके के गुलाम होते हैं। एक गुलाम होता है तोता गुलाम, एक होता है तीतर गुलाम, और एक होता है केकड़ा गुलाम। तो ये जो ये मानस भाई, जो ये 3 तरीके के गुलाम है, और ये गुलामों का समूह बना करके भारतीय जनता पार्टी जो एजेंडा चल रही है दलित वोट बैंक के ऊपर, तो आपको मैं मानस भाई स्पष्ट रूप से कह दूं, दलित अब बहुत ज्यादा अवेयर हो गया, बहुत जागरूक हो गया है। उसको पता है कि उसका हित कहाँ है और उसका अहित कहाँ है। तो इसमें ये इनको मजबूर होकर के जो दलितों के हित में संगोष्ठी और ये एक वो कह सकते हैं, वो करना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को। तो ये केवल दिखावे के लिए है, उन्हीं का हक अधिकार छीन करके, उन्हीं के लोगों को बुला करके भारतीय जनता पार्टी केवल ये दिखावा करना चाहती है कि हमारा दलित प्रेम, मतलब दलित प्रेम का वो जो दिखावा कर रही है वो कोरा झूठ है। और उस झूठ को समझने की जरूरत है, और समाज बखूबी समझ रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया 2014 से पहले, और 2014 से पहले उन्होंने 2013 से जो वादे किए भारतीय जनता पार्टी ने, आम जनता से कैसे आम जनता को ठगने का काम किया, और आम जनता उनके बहकावे में आकर के उनके और ठग गई है। तो मानस भाई, मैं आपको बता दूं, अब दलित भी बहुत होशियार हो गया है, वो भी अनाज खाता है।
उसके पास भी अपना स्वतः विवेक है, उसको पता है कि आज जो उसके साथ कहाँ उसको न्याय मिलेगा, कहाँ अन्याय मिलेगा। आप आरक्षण की बात कर लीजिए, आरक्षण में इन्होंने किस तरीके से गोल मोल किया है। आप ये बताइए, मैं केवल एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ये लेटरल एंट्री के माध्यम से जितने डायरेक्टर, जितने ज्वाइंट सेक्रेटरी, ये केंद्र सरकार द्वारा लेटरल एंट्री के माध्यम से, ये बात बताइए दलितों का क्या हिस्सेदारी है उस लेटरल एंट्री में? कितने परसेंट आरक्षण दिया है लेटरल एंट्री के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने? लेटरल एंट्री से उठा करके सबको भर लिया है, अपने हितैषी को, पर्टिकुलर एक विशेष वर्ग को भर करके उन्होंने केवल भारतीय जनता पार्टी केवल दिखावे का काम करती है। कभी क्या करती है, उनको जो है आपका जो है ये मुस्लिम प्रेम आ जाता है, तो मुस्लिम प्रेम, कौन सा मुस्लिम प्रेम आ जाता है कि भाई पसमानदा मुस्लिम का प्रेम जग गया। जब उनको हिस्सेदारी देने की बात आती है तब कोई प्रेम नहीं जगता है। दलितों के इतने हितैषी बन रही है भारतीय जनता पार्टी। मैं आपके चैनल के माध्यम से मानस भाई एक बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अगर इतने हितैषी है, जनरल सीट से कम 10 दलितों को लोकसभा लड़ाए, तो मैं समझ सकता हूँ कि हाँ भारतीय जनता पार्टी दलित प्रेमी है। लेकिन नहीं, वो लड़ाएंगे कहाँ? पूरे होगी। अभिषेक बाजपेयी जी, आज से बीजेपी के दलित सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। पिछला दलित अल्पसंख्यक पीडीए के फार्मूले पे आप भी आ गए, एमवाई फैक्टर तो अब किनारे हो गया, जो पहले कभी समाजवादी पार्टी का एक कोर वोट बैंक हुआ करता था, अब तो पीडीए की बात होने लगी है। दलित वोट बैंक पर सभी की दावेदारी है, इसके पास कितना हिस्सा आएगा, सारी खींचतान इसी को लेकर के ही है ना। आप अपना अनम्यूट कर लीजिए। धन्यवाद मानस भाई, धन्यवाद मानस भाई। मुझे एक चीज पे आपत्ति है, आपने अभी अपने जब प्रोमो था तो उसमें आपने एक बात कही थी कि आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अगुवाई में ऐसे चीजें की जा रही हैं जिनपे कई धर्म आहत हो सकते हैं, उनकी कई सारी चीजें, उनके स्टेटमेंट को लेकर के आप इनडायरेक्टली वे में कह रहे हैं, मुझे उस पे आपत्ति है। देखिए आदरणीय बाकी मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इस बात से आप इनकार नहीं करेंगे कि रामचरितमानस पर अगर कोई बयान देना होता है तो समाजवादी पार्टी का कोई और नहीं बोलता है, वही बोलेंगे। अगर उनको किसी चौपाई पर उनको अगर विवाद खड़ा करना होता तो कोई और नहीं आता, वही बोलते हैं। अगर रायबरेली काशीराम जी की प्रतिमा का अनावरण करके लेके जाना होगा तो कोई और नहीं जाएगा, वही बोलते हैं। तो ये बात तो देखिए, आप भी इतने समय से राजनीति में, मैं भी बहुत लंबे समय से 3 दशक से पत्रकारिता में हूँ, तो भाव समझ में आ जाता है कि कौन किस भाव से क्या रणनीति अपना रहा है। तो इसमें कोई शक शुबा तो है नहीं कि चूंकि बसपा के कैडर से आए तो बसपा की काट करने के लिए, उस वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए कौन से तौर तरीके अपनाए जाने चाहिए, ये स्वामी प्रसाद मौर्य से बेहतर कौन बता पाएगा अखिलेश जी को। मैंने अभिषेक बाजपेयी जी इसीलिए बात कही थी। नहीं मानस जी, मैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप इसको इनडायरेक्टली वे में अगर आप कहेंगे कि ये पार्टी का बयान है तो ऐसा कहीं पे भी कोई बयान नहीं है, ठीक है। तो मुझे आपत्ति इस चीज पे लगी तो मैंने उस चीज को जी कोई बात नहीं, आपको बिल्कुल आपत्ति दाखिल करने कहा था आपको जी। दूसरी चीज देखिए, भारतीय जनता पार्टी दोहरे चरित्र की पार्टी है, सभी लोग जानते हैं, इसमें किसी को शक नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आज तक समाज के हित में काम किया है। क्योंकि आप देखेंगे, अगर हमारे पीडीए की बात अगर आप देखेंगे, हमारा उसमें सबसे बड़ी चीज, सबसे पहला जो हमारा आता है संकल्प में, जब पीडीए के संकल्प की बात करते हैं तो उसमें आता है, हम संकल्प लेते हैं खुशहाल यूपी, खुशहाल इंडिया बनाने के लिए, क्योंकि उसमें हर एक वर्ग का सहभागिता बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक नहीं होगा तब तक उत्तर प्रदेश को खुशहाल या इंडिया को खुशहाल नहीं बनाया जा सकता है। हर किसी के हक की बात होनी चाहिए, और जब हक की बात होगी तो हम दलित भाइयों की भी बात करेंगे, पिछड़े लोगों की भी बात करेंगे, अल्पसंख्यक लोगों की भी बात करेंगे, बाकी और कैटेगरी की भी बात हम करेंगे, क्योंकि तभी हम उसे एक उत्तर प्रदेश को खुशहाल बनाने का रास्ता प्रशस्त हो सकता है। अब आते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी एक सम्मेलन कर रही है,
ये कर रही है। देखिए, कभी उसने काम किया हो तो इस बात को कहा जा सकता है, क्योंकि वो आज उसको सम्मेलन की इसलिए याद आ रही है क्योंकि 2024 आ गया है। उसने अपने पिछले सत्र में या फिर जो कार्यकाल मोदी जी ने 2 बार का लिया था उसमें कभी उन्होंने कुछ किया नहीं है, और किया अगर तो उन्होंने सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम किया है। आप देख लीजिए, स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से कितना सारा प्रोपेगेंडा फैलाया गया, आयुष्मान योजना लाई गई, ठीक है, उसमें किस तरीके से घोटाला किया गया, और उज्ज्वला योजना लेकर के आए गए तो उसमें किस तरीके से घोटाले सम्मिलित हुए, या किसी से छुपा हुआ नहीं है। और सबसे बड़ा अगर देश का आज के समय में अगर हम घोटाला कहेंगे तो आयुष्मान घोटाला हुआ। आप देखिए कि कैसे लोगों के, गरीब लोगों के इलाज के लिए एक जगह पे इलाज करा रहा है, 2-2 3-3 जगह पे इलाज चल रहा है। जो लोग मृत्यु को हो गए हैं, जो गोलोकवासी हो गए, उनको मुआवजे दिए जा रहे हैं, किस तरीके से पैसा रिलीज हो रहा है। तो यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। देखिए, क्योंकि इनको दिखाना है, कुछ ना कुछ करना है, लोगों को भ्रमजाल में फंसाना है कि 2024 में मोदी जी को वोट दें, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हो, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी को पता है किसी भी पैमाने पर उसने काम नहीं किया है, इस वजह से आज उनको इन सब चीजों की याद आ रही है। अगर सम्मेलन की याद जो आ रही है, अगर उन्होंने काम किया तो शायद वो काम गिना रहे हो, काम गिनाने के साथ साथ कह रहे होते कि ये आंकड़े हैं, मैंने इस वर्ग के लिए इतना काम किया है, इतने लोग लाभान्वित हुए हैं। मेरे पास तो पूरी बुकलेट है जिसमें बाकायदा पिछले सत्र से लेकर के इस सत्र तक में कितने घोटाले किए, मुझे पूरे अच्छी तरीके से कंठस्थ होने को आ गए हैं। चाहे वो 18,000 करोड़ रुपए इनके विभाग उसका बाकायदा हिसाब किताब ना दे पा रहे हैं, चाहे भविष्य निधि फंड का घोटाला आप कह लीजिए, चाहे आप जो छात्रवृत्ति घोटाला था उसको कह लीजिए, 200 करोड़ रुपए जो अभी लेटेस्ट इन्होंने घोटाला कर दिया उसकी बात ले लीजिए, 42 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट कैसे 142 करोड़ में तब्दील हो गया, कैसे इसको ले लीजिए। कौन से वर्ग में किस चीज के लिए कहा जाए, हर एक वर्ग को इन्होंने ठगने का काम किया है। तो आखिरी में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा मानस जी कि ये सिर्फ छलावे का काम है, क्योंकि 2024 नजदीक आ गया है, इसके अलावा इनके पास कोई भी काम गिनाने के लिए नहीं है, तो इसलिए सम्मेलन की इनको याद आ रही है। हेमंत तिवारी जी, सभी की दावेदारी है दलित वोट बैंक पर। बीजेपी का दलित सम्मेलन शुरू हो गया, इंडिया के पास पीडी है, मायावती का कोर वोट बैंक है। आप अपने अनुभव से जरा सा ये बताने की हमारे दर्शकों को कोशिश करिए कि आखिर दलित वोट बैंक का रुझान है किस तरफ। कहीं ऐसा तो नहीं कि दलित वोट बैंक भी भ्रमित हो जाए, उसमें भी बंटवारा हो जाए, या आपको लगता है कि दलित वोट बैंक ने तय कर लिया कि इसके पास जाए? अब देखिए, माने सब वो जमाने चले गए जब किसी भी वोट बैंक पर किसी एक पार्टी का एक मुश्त हक साबित हुआ करता था। इसमें कोई शक नहीं कि जो एक मिशन चलाया कांशीराम ने, उससे एक संचेतना जागृत हुई दलित समाज में। उनको लगा कि अगर हम 1/5 से अधिक हैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, तो हमको उसी हिसाब से सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए। यही एक सबसे सूत्रवाक्य लेकर के कांशीराम चले थे, और कांशीराम की ही चेली थी मायावती, उन्हीं के मिशन में शामिल थी, और उसका परिणाम कांशीराम ने पाया, दलित समाज ने पाया। मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में। 2007 में आखिरी बार बनी, उनको कुछ और प्रयोग करने पड़े, क्योंकि खाली एक जात से आप उत्तर प्रदेश जैसी राज्य की सत्ता को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसके पहले सबको पता है कि दलित वोट बैंक बड़ा मुकम्मल वोट बैंक कांग्रेस का हुआ करता था। कांशीराम ने कांग्रेस से तोड़ा। कांशीराम यानी बसपा के पास लंबे वक्त तक रहा, लेकिन मायावती भी नहीं कह सकते कि दलित वोट बैंक एक मुश्किल के साथ करीब 10% के आसपास ह्रास हो गया है, जो एक जमाने में माना जाता था कि 100%, 98% दलित जिसके पैरों में चप्पल भले न हो, लेकिन तपती धूप में कड़ी दोपहर में लाइन लगा करके बगैर चप्पल जूता पहने हाथी पर
मुहर लगाया करते थे बड़े जोशो खरोश के साथ, अब वो बात नहीं रही, वो स्पंदन नहीं रहा, उसमें शिथिलता आई है और यह वोट बैंक बटा है। बटने का बड़ा सिलसिला दरअसल 2014 से शुरू हुआ। भारतीय जनता पार्टी के आनुषंगिक संगठन पहले से इस विषय में लगे हुए थे। जब कांग्रेस से दलित वोटों का ह्रास उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ तो एक जो लाइन शेयर गया वो बसपा के पास, बाकी लोगों ने बांटा। बाकी लोगों से मेरा मतलब भाजपा। और 2014, 2017, 2022 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी को दलितों के अच्छे खासे वोट मिले, खासतौर से गैर जाटव दलितों का अधिकतम फीसद। एक दो चुनाव में तो मायावती वगैरह से यानी बसपा से बढ़कर के उनको वोट मिला। और अभी एक नया ट्रेंड हुआ 2019 में, जब एक डेडली कॉम्बिनेशन पॉलिटिक्स का बना था उत्तर प्रदेश में सपा बसपा अलायंस का, तो मायावती ने यही आरोप लगाया था कि हमारा वोट ट्रांसफर हो गया, उनका वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। इसका मतलब कि कहीं न कहीं कोई खाई रह गई थी जिसकी वजह से वो ट्रांसफर नहीं हुए, वरना दोनों लोगों को वोट फीसद मिला दीजिए तो उत्तर प्रदेश में 50 सीट हो जाती है इसके अलायंस की, मिली कुल 15। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के पास एक अच्छा खासा हिस्सा इनका था। और मायावती की समय समय पर जो टिप्पणियां आपने देखी होंगी, जो रिएक्शन देखे होंगे, उसका ये संकेतक है। अब क्या हुआ, अब एक घोषी का बाई इलेक्शन हुआ जिसमें बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट नहीं था। वहां शेड्यूल्ड कास्ट का वोट समाजवादी पार्टी को स्थापित सत्य है। और इस नए ट्रेंड ने मुझे लगता है अखिलेश यादव की जो पीडीए की सोच थी उसको थोड़ा सा बल दिया। हालांकि मैं नहीं मानता हूं पीडीए किसी के साथ पीडीए हो ही नहीं सकता, और तो और बड़ी तब्दीलियां आ रही है। अगर कोई पार्टी सोचे कि सारा मुसलमान उसी को वोट देने जा रहा है तो गलतफहमी में। मुसलमान वोटों का भी डिवीजन होगा अगर प्रॉपर सीट शेयरिंग नहीं हुई उत्तर प्रदेश में। और जो आज का हाल हम देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के हिसाब से आप देख लें कि सपा को सीट नहीं मिली, सपा कांग्रेस एक दूसरे से वहां लड़ेंगे, सपा कांग्रेस लड़ेंगे तो अखिलेश यादव यहाँ अपनी शर्तों पर सीट शेयरिंग करेंगे। ये पेज फंस सकता है, पेज फंसा तो दलित तो अल्पसंख्यक वोटों में बंटवारा होगा। दलित वोटों में स्वाभाविक बंटवारा है, उसमें कोई शक नहीं कि बसपा के बाद सबसे अधिक दलित मत भारतीय जनता पार्टी के पास जाता है। खासतौर से ये नॉन जाटव दलितों का, तो जाटवों को वोट मिल। तो कुल मिलाकर के कहने का अर्थ यह है कि किसी को अगर कोई ऐसा फार्मूले का स्वाद मिल जाता है जो उसको पॉजिटिवली फलीभूत करे तो उस पर वर्क करता है। भारतीय जनता पार्टी जो इस तरह का सम्मेलन कर रही है ये उसी का हिस्सा है। उनको रिश्तों को चुनावी परिप्रेक्ष्य में ताजा कर रही है। हालांकि मैं फिर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और उसके आनुषंगिक संगठन लगातार इस बिरादरी के लोगों के संपर्क में बने रहे, कोई न कोई प्रोग्राम चलाते रहे। तो कुछ दिन एक मुश्त तो एकदम से कोई किसी के साथ नहीं चलाता है ना, वो देखता है, समझता है। बाकी भाषण करने के लिए और सिद्धांत बताने के लिए और बाबा साहब के जमाने की उदाहरण देने के लिए ये सब तो बातें की जा सकती हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है यही है कि ये डिवाइडेड है। और लाइन शेयर मायावती के पास अभी भी, इसमें कोई शक नहीं। 2024 में क्या होगा ये तो परिस्थितियां बताएंगी। परिस्थितियां बताएंगी। सुशील पासी जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुशील पासी जी, आपसे भी एक रिएक्शन ले लेते, उसके बाद दीपक बघेल जी के पास भी जाना, जो कि आज का कार्यक्रम तो उन्हीं का ही है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी रणनीति में काम भी शुरू कर दिया। पासी जी, आपका और समाजवादी पार्टी का तो मनमुटाव खत्म नहीं हो पा रहा है। आप लोग खुद अपने आप को तो एकजुट कर नहीं पा रहे। दलित वोट बैंक को अपनी पार्टी के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की 32 साल से सरकार नहीं है, और जब कांग्रेस सरकार चलाती थी तो हर जाति धर्म के लोगों को लेकर साथ लेकर के चलती थी। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोगों को वोट बैंक की तरह नहीं देखा है। उनको आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक तौर पर कैसे उनको मजबूत किया जाए, इसके लिए उसने लगातार काम किया है। और इस देश में अगर अनुसूचित जाति के लोग शिक्षा में आगे बढ़े,
राजनीति में आगे बढ़े, सरकारी नौकरियों में पहुंचे, तो कांग्रेस की देन है। उसने बहुत बड़ा काम कांग्रेस में यानी दलितों को मजबूत करने का काम अगर इस देश में किसी पार्टी ने किया है तो वो केवल कांग्रेस ने किया है। हाँ, ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी दलितों को वोट बैंक की तरह देखती है, इनके साथ छल करती है, ढोंग करती है, इनको कैसे सशक्तिकरण किया जाए, कैसे इनको मजबूत किया जाए, इसके लिए इसके पास कोई योजना नहीं है। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। मैं देश की सरकारों से भी कहना चाहता हूं, अनुसूचित जाति के लिए अलग से कोई योजना मत बनाइए। आप जो योजना अपने लिए बनाते हैं वही योजना अनुसूचित जाति के लिए, दलितों के लिए बनाइए। अगर इस देश में जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई तो उसमें अनुसूचित जाति के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी गई और उससे उस समाज के बच्चे पढ़ करके छोटी नौकरी से लेकर बड़ी नौकरी आईएएस तक पहुंचे और बड़ी बड़ी नौकरियों तक पहुंचे। एक विभाग था अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम, ये कांग्रेस के सरकार में ये विभाग बनाया गया था, लेकिन जिन लोगों ने सरकार बनाई है इस विभाग का अंतर्गत था कि अनुसूचित जाति के लोगों को रोजगार करने के लिए बिना ब्याज का ऋण दिया जाएगा, उनको लोन दिया जाएगा, उनको रोजगार में आगे ले जाया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी किसी नौजवान का नाम नहीं बता सकती कि किसी को रोजगार में आगे बढ़ाने के लिए बिना ब्याज का उसको लोन दिया हो। 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख की योजनाएं दे करके, यानी हमारा कहने का मतलब है कि अनुसूचित जाति केवल 5 किलो राशन लेने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, वो भारत के नागरिक हैं, उनको हर क्षेत्र में बराबरी का हक चाहिए। उनको राजनीति में से लेकर राजीव गांधी जी ने जब पंचायती राज एक्ट किया और उसके परिणाम स्वरूप तमाम अनुसूचित जाति के लोग प्रधान से लेकर के बड़े बड़े पदों पर पहुंचे, उनमें राजनीतिक चेतना आई। हमारा कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी ये समझ चुकी है कि आज जो संविधान पर खतरा है, अनुसूचित जाति के लोगों के अधिकारों पर खतरा है, उससे उत्तर प्रदेश का 25%। ये हमारे भाई साहब कह रहे हैं कि जाटो और गैर जाटो, अनुसूचित जाति को बांटने का प्रयास मत करिए। इस देश में जितनी भी जातियां अनुसूचित जाति की हैं, वो सब अपने संविधान को बचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए लगातार रात में चौपाले कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी दलित संवाद कार्यक्रम कर रही है और तमाम प्रबुद्ध जीवी लोगों से मिलने का काम कर रही है। और इसके बाद हम ये बताना चाहते हैं इस देश की सरकारों से कि 6 दिसंबर 1956 को जब परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर नहीं रहे, तो उसके बाद से अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अगर किसी ने आगे बढ़ाने का काम किया तो वो कांग्रेस ने करने का काम किया। हाँ, ये बात सही है, ये मैं मानता हूं कि मान्यवर काशीराम साहब ने एक राजनीतिक चेतना जगाने का काम किया था, जो उनको वोटर की तरह। लेकिन इस देश में जो नीतियां बनाई गई हैं, जो इस देश में तरक्की के रास्ते खोले गए हैं, वो केवल कांग्रेस पार्टी ने करने का काम किया। और दलितों ने सबको वोट दिया ना, ऐसा तो है नहीं कि किसी को नहीं दिया। जब अनुसूचित जाति के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया, उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, और उसके बाद समाजवादी पार्टी को भी उन्होंने वोट दिया, उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी वोट दिया है, इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि उन्होंने बड़ी मेहनत की है। हाँ, 2014 में या 2014 के बाद लोगों को लगा कि भारतीय जनता पार्टी को भी एक बार मौका देकर देखना चाहिए, इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। अनुसूचित जाति के लोगों को भ्रम नहीं है, ये 2014 का चुनाव नहीं है, ये 24 का चुनाव है। और भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता को ये बताना पड़ेगा कि अनुसूचित जाति के लिए सशक्तिकरण के लिए आपने कौन से कानून बनाए, कौन से नियम बनाए, संविदा पर नौकरी देना, आउटसोर्सिंग से नौकरी देना, और जब चाहे उनका शोषण करना। एनसीआरबी की रिपोर्ट उठाकर देखिए, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति का जितना उत्पीड़न भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, किसी का इनकी जमीनों पर कब्जा हो रहा है। आपने कौशाम्बी में देखा, एक अनुसूचित जाति के पासी बिरादरी के परिवार के उनको दिन दहाड़े गोली मार दी गई, 5-5 लोगों की हत्या कर दी गई। और ये इस तरह से अपने आप को बचाने के लिए और विशेषकर संविधान को बचाने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश का अनुसूचित जाति का समाज, इसको जाटो और गैर जाटो में हम ये हेमंत तिवारी जी से साफ साफ कहना चाहेंगे, इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि अनुसूचित जाति के लोगों को फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत आप इनके वोट बैंक की राजनीति करेंगे। ये भी इस देश के नागरिक हैं, अपना अधिकार जानते हैं। कब तक हमको आप समाज कल्याण विभाग देते रहेंगे? क्यों नहीं दे रहे ड्यूटी डिपार्टमेंट? क्यों नहीं दे रहे रक्षा मंत्री का डिपार्टमेंट? हमारा मतलब कभी बातचीत
ये अनुसूचित जाति के लोगों को दलित कहना बंद करिए। और देखिए मानस श्रीवास्तव जी, अनुसूचित जाति के लोगों को दलित कहना बंद करिए। और दलित जब आप कहते हैं तो वो आक्रोशित होते हैं। वो दलित नहीं है, वो इस देश में संवैधानिक रूप से अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। और जब जब आप उनको दलित कहते हैं, आप उनको गाली देने का काम करते हैं। इसलिए दोबारा कभी भी आप उनको दलित मत कहिए। दलित कहकर आप मेरा अपमान करते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये संवैधानिक शब्द नहीं है, ये गैर संवैधानिक शब्द है। आप साफ साफ कहिए कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को क्या अधिकार देना चाहते हैं। ये बात मैं हेमंत तिवारी जी से कह रहा हूं, जो उन्होंने कहा कि हम दलित और गैर जाटो इस तरह से बांटिए मत। अनुसूचित जाति के लोग संपूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश में नहीं देश में एकजुट हैं। सुन लीजिए, हेमंत तिवारी जी कोई पॉलिटिकल पार्टी के आदमी तो है नहीं, वो तो एक पत्रकार है, उनका अपना एनालिसिस है। और इस तरीके से तो हम लोग देखते ही आए हैं, इसमें जाटों और गैर जाटों के हिसाब से जो समीकरण तय होते हैं, ये कोई राजनीति में ढकी छुपी बात तो नहीं। हेमंत तिवारी को कौन सा चुनाव लड़ना है, उनको कौन सा पॉलिटिकल पार्टी चुनावनी है। ये डिवीजन तो पॉलिटिकल अपने अपने हिसाब से। मानस जी, ये भाजपा का एजेंडा है कि दलित की समस्त जातियों को आपस में विभाजित करिए। और अनुसूचित जाति के लोग सिर्फ अनुसूचित जाति के लोग हैं, जाटों और गैर जाटों नहीं है। बोल रहे हैं, अब आप अनुसूचित जाति ना बोल करके आप भी दलित बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं फिर आप? मैंने अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया, अनुसूचित जाति का प्रयोग किया है, मैंने दलित शब्द का प्रयोग नहीं किया। ये दलित शब्द जो आप प्रयोग कर रहे हैं, इसके लिए मैंने कहा। देखिए ये डिबेट है, ये डिबेट हो रही है, यहाँ पर कोई पॉलिटिकल एजेंडा किसी का नहीं है। चलिए दीपक बघेल जी के पास चलते हैं। बघेल साहब, एक मिनट क्लेरिफाई कर दूंगा आपसे। तो राहुल गांधी के मुंह से मैंने 71 बार दलित शब्द सुना, पहले उनको समझाइए। मायावती सबसे बड़ी दलित नेता है, दलितों का सर्वाधिक समर्थन उनको पिछले 3 दशक से है, उनको मना कीजिए दलित न कहे। जाते सुनते जाइए, अरे सुनते जाइए, सुनते जाइए, मेरी बात सुनिए तिवारी जी, मेरी बात सुनिए तिवारी जी, सुनिए पहले। मानस जी देखिए, अभी तिवारी जी कह रहे हैं कि मायावती जी दलित की नेता है। मायावती जी को आपको देश का नेता कहना चाहिए। आप बार बार दलित क्या मानस जी कौन सी बात हो रही है, इनको पढ़ो तो। एक मिनट रुक कर हम उनको बता देना। इन्होंने 1 मिनट मुझे इंगित करके इन्होंने बात कही, वरना मैं आपका नेता नहीं, आपसे झगड़ूंगा लड़ूंगा, मुझे कोई जरूरत नहीं होती है। मैं तो जो देखता हूं वो बोलता हूं। मैंने अपनी जुबान से अपनी मौजूदगी में 15 साल मैंने कांग्रेस बीट देखी है। मैंने कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं को दलित कहते सुना। आप पहले उनको सुधारिए। मायावती स्वयं कहती हैं दलित शब्द इस्तेमाल करती हैं, उनको सुधारिए। मैं अभी और सुनिए दलित का नेता कहा, आप सुशील पासी को दलित का नेता क्यों कहेंगे? कांग्रेस का नेता कहेंगे ना, ये दलित शब्द क्यों? अरे हम आपको प्रधानमंत्री कह देंगे भाई, आप प्राइम मिनिस्टर हो। चलिए अब आप सुन लीजिए, आप खड़गे की जगह आप ही प्राइम मिनिस्टर बनना। सुन लीजिए तिवारी जी, मेरी बात सुनिए। खड़गे की जगह आप ही बन लेना। क्या तिवारी जी प्लीज सुनिए, ये दलितों का दर्द आप समझने की कोशिश करिए। वो केवल समाज कल्याण विभाग नहीं चाहते, वो वित्त मंत्री भी बना सकती है भाजपा, रक्षा मंत्री भी बना सकती है। हम ये कह रहे हैं उनको द्वयम दर्जा का मत समझिए, उनके लिए अलग से योजना मत बनाइए। जो योजना आप अपने लिए बनाते हैं वही योजना अनुसूचित जाति के लिए बनाइए। आप उनको मत समझिए, अरे आज समझिए कि क्यों उनके लिए नौकरी की बात करिए। ठीक है सुशील जी, दीपक बघेल जी, आज से जो आप लोगों ने सम्मेलन शुरू किए, 6 अलग अलग सम्मेलन अलग अलग सेक्टर में, किस बात की बेचैनी, आपको क्या लग रहा है कि जो ये दलित वोटर, माफ कीजिएगा, जो सुशील पासी जी करे, अनुसूचित जाति का, जनजाति का जो वोट बैंक है, आपको क्या लग रहा है कि कहीं आपसे दूर होता नजर आ रहा है? और दूसरी बात जो ये सुशील पासी जी कह रहे थे कि सिर्फ 5 किलो राशन लेकर के आप उनको घर भेज देंगे, खाली इसके थोड़ी ना पैदा हुआ इस देश में दलित का बेटा या अनुसूचित जाति का बेटा। उसको आप काम दीजिए, रोजगार दीजिए। ये बात तो सही है कि रोजी रोजगार तो आप दे नहीं रहे, आउटसोर्सिंग के माध्यम से कैसे रोजगार मिलता है और कैसा शोषण होता है। और दूसरा मैं आपको एक बात और बता दूं, आज जब से आपके ये सम्मेलन की शुरुआत हो रही है, समाजवादी पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं ने कुछ सवाल पूछे हैं कि आप किस मुंह से बताएंगे इस सम्मेलनों में कि हाथरस में क्या हुआ,
आप कैसे बताएंगे कि आरक्षण कैसे आप धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं? सरकारी नौकरियां है नहीं, प्राइवेट में आरक्षण लागू नहीं हो सकता, तो मिल क्या रहा है इनको? मानस भाई, मैं अपनी बात रखूं? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, धन्यवाद। मैं अभी सुशील पासी जी को सुन रहा था, वो जिस प्रकार का एग्रेशन दिखा रहे थे। 1991 तक एनडी तिवारी तक इनकी सरकार रही थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर रही थी। और आज अगर वो दलितों के बारे में बोलते हैं तो मुझे शर्म आती है कि कांग्रेस पार्टी आज दलितों की बात कर रही है, आज अनुसूचित वर्ग की बात कर रही है, आज पिछड़े वर्ग की बात कर रही है। क्यों? क्योंकि इनको तो सरकार में रहने के बाद उसको उत्थान करने का काम मिला था, और इन्होंने अगर वो किया होता तो शायद हमें इस बात पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों? जिस प्रकार से ये कह रहे थे कि वित्त मंत्री बना देना चाहिए, रक्षा मंत्री बनाना चाहिए, साहब हमने तो उससे भी ऊपर ले जाकर राष्ट्रपति बनाने का काम किया एक अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति को। उसके बाद में तो हमने और भी लोगों को, चाहे वो आदिवासी समाज से, हमने तो उनको भी जाकर राष्ट्रपति बनाने का काम किया। हमने तो जो प्रमुख पद था, संवैधानिक पद था, जो तीनों रक्षा सेनाओं का प्रमुख पद था, उस पर पहुंचाने का काम किया। जो संविधान का संरक्षण करता है उस पद पर पहुंचाने का काम किया। तो यह आप हमें ना बताइए कि हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते। बात रही यहाँ अनुसूचित जाति की, तो देखिए अनुसूचित जाति के अंदर जो प्रबुद्ध वर्ग है, उस प्रबुद्ध वर्ग के बीच में लगातार सामाजिक चेतना को जागृत करने का काम, उस प्रबुद्ध वर्ग के बीच में भारतीय जनता पार्टी जो योजनाएं चला रही है, लोक कल्याणकारी, जन कल्याणकारी योजनाएं, वो उनके वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचे, जो उनसे पिछड़े हैं, जो इसमें शोषित है, जो उनमें वंचित है, उन सब तक उन सभी योजनाओं का लाभ पहुंचे, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे वर्गों का आयोजन कर रही है। और मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के कार्यक्रम पहली बार कर रही है। इससे पहले भी आप लगातार देखते होंगे, बस्ती संपर्क अभियान, महाजनसंपर्क अभियान, ये लगातार कार्यक्रम किसलिए हो रहे हैं? ये लगातार कार्यक्रम केवल और केवल जनता के साथ समन्वय करने के लिए, जनता के साथ संवाद करने के लिए, जिससे जनता को जो सरकार की जो लोक कल्याणकारी योजना है उनका सीधा लाभ दिलाया जा सके। मेरे मित्र सुशील पासी जी ने बहुत सही बात पूछी थी हमने कि कोई अलग से योजना मत लेकर आइए, वही योजना लेकर आइए जो आप अग्रणी जाति के लोगों के साथ बनाते हैं, जो पिछड़ी जाति के लोगों के साथ बनाते हैं। तो साहब हम भी तो कह रहे हैं कि हम भी तो वही योजना बना रहे हैं। अगर हमने 49.5 करोड़ जनधन के अकाउंट खोले तो सोचिए, मुझे बताइए आजाद भारत के अंदर 2014 तक अगर ऐसे जो लोग थे, जिन जो 49.5 करोड़ लोग थे, वो कौन लोग थे जो अपने अकाउंट नहीं खोल पाए थे, और उनके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मुहिम चलानी पड़ती है और अकाउंट खोलना पड़ता है। आज सुशील पासी जी को पता नहीं होगा, उन अकाउंटों के माध्यम से 27 लाख करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से उन लोगों को सीधा लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। जहां पे इनके प्रधानमंत्री स्वयं कहते थे ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं, 85 पैसे हवा में गायब हो जाता है, लाभार्थी को 15 पैसे पहुंचता है। आज हमारा 1 रुपया ऊपर से चलता है तो नीचे तक 1 रुपया ही पहुंचता है। ये काम हमने करके दिखाया। उसके बाद उज्ज्वला योजना के अंदर कौन लोग आते हैं, शौचालय योजना के अंदर कौन लोग आते हैं, सौभाग्य योजना के अंदर कौन लोग आते हैं, स्वनिधि योजना के अंदर कौन लोग आते हैं, आत्मनिर्भर भारत योजना के अंदर कौन लोग आते हैं। ये वही लोग हैं जो लोग सामाजिक रूप से पिछड़े रहे थे, जो सामाजिक न्याय की परिभाषा को गढ़ने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज केंद्र के अंदर अगर प्रतिनिधित्व की बात करें, अगर प्रदेश सरकार के अंदर प्रतिनिधित्व करने की बात करें, सबसे ज्यादा मंत्री अनुसूचित जाति के आज हमारी सरकार के अंदर है। तो ये परिवर्तन हमने करके दिखाया है, और हमने केवल शब्दों में नहीं रखा कि आएंगे टीवी पे बहस करेंगे और बहस करने के बाद चले जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि हम समाज के लिए क्या करते हुए हैं। हमने तो समाज को योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया है, और ये योजना लगातार अपना लाभ जनता तक पहुंचा रही है। राशन की योजना एक प्रमुख योजना थी कोविड के समय पे, आपने देखा होगा। हमने तो ये सोच कर ये राशन की योजना चलाई कि हमारे देश के अंदर एक भी व्यक्ति अगर किन्हीं भी कारणों से अगर भूखा सोता है तो ये हमारे लिए कष्ट की बात है, और हमने उन सब लोगों तक राशन पहुंचाने का काम किया कि कोई भी कारण हो जाए, किसी भी परिस्थिति के अंदर मेरे देश का एक व्यक्ति भूखा ना सोए। इस मार्मिकता और इस हृदय की जो संवेदना है उसको समझते हुए हमने ये प्रयास किया। हम इन प्रयासों के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और रही बात उनके स्वास्थ्य की चिंता करने की, तो आयुष्मान योजना के तहत इससे बेहतर कौन सी योजना हो सकती है कि आप किसी भी हॉस्पिटल के अंदर जाइए, जाकर उसकी अपने आयुष्मान कार्ड के माध्यम से अपना इलाज करा लीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर 3 करोड़ 43 लाख लोगों को गरीबी से ऊपर उठाने का काम हुआ है। कौन सी जाति के लोग थे? एक बार सुशील पासी जी बताएं, ये वही वंचित लोग थे जो समाज के मुख्य धारा से अलग हो गए थे, कट के अलग रह गए थे। उनको आज जोड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में सरकार ने किया। अक्षय वाजपेयी जी की भी सरकार उनसे पहले आई थी। दलित चेतना के केंद्रों को किस प्रकार से तोड़ने का काम किया, ये किसी से छुपा नहीं है। अम्बेडकर जी की मूर्तियों को तोड़ने का काम किया, ये किसी से छुपा नहीं है। और आज किसी को हक अधिकार कोई सरकार देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। विश्वकर्मा योजना, उन लोगों को लगातार और संबल देने का काम भारतीय जनता पार्टी की इस योजना के तहत हो रहा है। ओडीओपी की योजना, आप बताइए हस्त कारीगर, सबसे ज्यादा कारीगर कौन लोग हैं
ये वही लोग हैं जो अनुसूचित वर्ग से आते हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, जो दल शोषित हैं, जो वंचित हैं, उन लोगों को हक अधिकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और हमने किसी की जाति विशेष देखकर काम नहीं किया। हमने जो भी लोग थे जो पिछड़े थे, हमने गरीब की जाति देखी, हमने शोषित की जाति देखी, हमने वंचित की जाति देखी और उन्हीं जातियों के आधार पर उसी जाति को समझते हुए उनको आगे लाने का काम किया। उसमें हमने सभी वर्गों को एक साथ लाकर एक साथ खड़े होने का काम किया, क्योंकि सशक्त भारत बनाने के लिए विभेद करने की आवश्यकता नहीं, सबको एक ताकत के साथ में, भारत के साथ में खड़ा होना पड़ेगा। इस सोच के साथ में हमने काम किया। मानस जी, बघेल जी, सभी विपक्षी दलों ने एक साथ उंगली उठा दी है। मैं सोच रहा हूँ किसके पास पहले जाऊं आपके बयान पे। चलिए एक बार पहले आ रहे सुशील पासी जी, पहले अभिषेक मेरा नाम लिया भाई। चलिए सुशील पासी जी, आप जवाब दे दीजिए पहले, फिर अभिषेक वाजपेयी जी के पास जाएंगे। देखिए दीपक भाई, हमारे जो भाई योजना गिना रहे थे, मैं इनसे ये कहना चाहूं कि एक योजना आपके यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस देश के जितने भी बड़ी बड़ी पूंजीपतियों और कंपनियों का जो कर्जा था उसको माफ कर दिया। हो सके तो आप प्रयास करिए कि इस देश के लोगों का जो कर्जा है वो माफ कर दें। अब आइए हम इनकी योजना के बारे में बात करते हैं। इन्होंने एक पहली योजना बताई है उज्ज्वला गैस योजना। नाम बड़ा प्यारा ढूंढ के लाते हैं। इनको ये नहीं पता है कि जब उज्ज्वला गैस योजना बनाई गई थी तो ये अनुसूचित जाति और गरीब लोगों को छलने के लिए योजना बनाई गई थी। 400 रुपए का जो सिलेंडर फ्री के नाम पर दिया गया था, जिनको फ्री दिया गया था उनके खाते में सब्सिडी नहीं आती थी, उनको ये सिलेंडर 800 रुपए का ये देते थे। और बाद में हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि 400 रुपए वाली गैस को ये 1200 रुपए में बेचवा रहे हैं, उसको ये योजना बता रहे हैं। एक दूसरी योजना इन्होंने बताई कि हमने सौभाग्य योजना, बिजली कनेक्शन में इन्होंने कहा हम फ्री देंगे। 1 यूनिट बिजली भी इन्होंने फ्री नहीं दिया, और जो कनेक्शन फ्री के नाम पे लिया आया तो उसमें कनेक्शन का पैसा, मीटर का पैसा और बढ़े हुए बिजली के दाम का पैसा जोड़ करके गरीब किसान मजदूरों से ले लिया, और उसको ये कह रहे हैं कि हमने आपके लिए योजना ढूंढी है। एक बार मानस भाई, हम इनकी योजना गिना रहे हैं। एक योजना इन्होंने बताई कि हमने आपके लिए राशन योजना दी है। कितनी प्यारी योजना ढूंढ के लाए थे कि चुनाव के से पहले तो ये गेहूं, चावल और क्या कहते हैं, नमक और तेल और उसके बाद दाल सब कुछ देंगे चुनाव के पहले, और जैसे ही चुनाव खत्म हो गया उसके बाद आप देना बंद कर देंगे। तो अनुसूचित जाति के लोगों, दीपक भाई आप मेरे भाई हैं, आप अपने पार्टी में जाकर कहिए कि ये जो छल करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, बनाइए कानून कि इस देश में अनुसूचित जाति गरीब लोगों को लगातार खाद्य सामग्री एक साथ मिलेगी। उसमें जो तेल है, कड़वा तेल है और नमक है, दाल है, ये उनको जीवन पोषण के लिए मिलेगा। आप बनाइए कानून, मेरे क्षेत्र में आरक्षण के लिए कानून बना दीजिए। तुरंत जवाब दीजिए, मुझे अभिषेक वाजपेयी जी से भी पास जाना है, तुरंत जवाब दे दीजिए। आज सुशील पासी जी जिन योजनाओं की बात कर रहे थे, कांग्रेस शासित राज्य भी है, उनकी भी बात करें, पर हमने तो जो बातें कही वो करके दिखाई। और जिन योजनाओं के अंदर बता रहे कि हमने ये दिया, ये नहीं दिया, साहब हमने उनको अधिकार दिया। शौचालय से लोगों को किस प्रकार की बीमारियां होती थी, संचारी रोगों का विस्तार होता था, उन संचारी रोगों को रोकने का काम किया। अगर उज्ज्वला की बात करी तो आज फ्री सिलेंडर भी देने का काम कर रहे हैं। हमने उस सिलेंडर को दाम कम करने की भी बात कही। आज के समय में 900 रुपए का सिलेंडर मिलता था और हमने उसकी दाम 600 रुपए पहुंचा दिए उसी उज्ज्वला योजना के तहत। तो ये भी आपको चिंतन करने की आवश्यकता है। आपने महिलाओं पर दुराचार की बात कही, तो राजस्थान के अंदर भी ऐसा दिन नहीं जाता जहां अनुसूचित जाति की किसी महिला पे या किसी व्यक्ति पर कोई अत्याचार ना हुआ। वो सारे वीडियो रोज वायरल होते हैं, दिखाने की आवश्यकता नहीं। कहें तो आपको मैं अभी भी व्हाट्सएप कर देता हूँ, इतने सारे वीडियो थे, पर एक प्रतिदिन आते हैं। तो हम तो लगातार सभी समाजों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, अनुसूचित वर्गों को उत्थान के काम कर रहे हैं, उनके प्रबुद्ध वर्ग को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अभिषेक वाजपेयी जी, आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे मेरे ख्याल से दीपक जी से, कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी मानस भाई, क्योंकि दीपक भाई हमारे अच्छे मित्रों में से हैं, लेकिन सुन के बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जब आप पुराने जमाने में, मानस भाई आपको याद होगा कि टेप रिकॉर्डर होता था, उसमें जैसे ही हम कैसेट डालते तो प्ले का बटन दबाते थे, वो अपनी सारी चीजें बोलता चला जाता था। क्योंकि आज मुझे पता है कि दीपक भाई ने एक स्क्रिप्ट ले रखी है, उसको कंठस्थ करके उसको टेप रिकॉर्डर बजा दिया, लेकिन कुछ चीजें भूल गए, मैं उनको याद दिला देता हूं। जी अभिषेक जी, ये मेरी शैली है। अभिषेक जी, ये मेरी शैली है। खैर मैं बता दूं आपको, मैं थोड़ा सा दीपक भाई मैंने आपके साथ एक नहीं कही डिबेटें की है, तो मुझे शैली के बारे में ना बताएं। खैर आज की बात अलग है। देखिए, जब बात अभी आपने दलितों की बात की और उसमें हमारी महामहिम, हमारा गौरव राष्ट्रपति जी के बारे में आपने बात कही,
तो शायद मुझे लगता है आपको शायद आप भूल गए थे कि जब संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था तो फिल्म अभिनेत्रियों को बुलाना ज्यादा जरूरी था, और उनको किस तरीके से आपने कहाँ पे रखा, मुझे इसके बारे में जवाब देने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है अभी आपने एक बात कही, जनता के साथ संवाद की आपने बात कही, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब जनता के साथ संवाद की बात आपने मुझे बता दीजिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कितनी बार संवाद कर लिया, सड़क पे बैठ करके महिला पहलवान न्याय मांगती रही, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी नहीं बोला। किसान भाई सड़क पे हो करके कितनी बात उनके लिए बोलते रहे, लेकिन आज तक उन्होंने कभी कोई बात नहीं कही। कौन से संवाद की आप बात करना चाहते हैं, जनता के बीच कौन सी संवाद आप करना चाहते हैं, यह तो आप ही जान सकते हैं। आप अगर आप संवाद की बात करना चाहते हैं, हम कहते हैं जनगणना को खुल करके सपोर्ट कीजिए, जनगणना करवाइए ना, क्यों नहीं करवाते जनगणना। हाथरस की घटना हो गई थी, मैंने उस पर जिक्र तब आप नहीं थे तो इसलिए मैंने नहीं कही थी। हाथरस की घटना पे क्या आपने कर्ण किया था, आरक्षण क्यों नहीं आप वो करते हैं। आपने बोला कि 27 लाख करोड़ आयुष्मान घोटाले की बात भी आपने कही। अरे साहब, आयुष्मान की जब आप बात गिनाते हैं तो आयुष्मान में जो घोटाले आपने किए वो किसके पास जाते हैं, आपने क्यों नहीं बताया। आपने भविष्य निधि फंड का घोटाला किया 4600 करोड़ रुपए का, क्यों नहीं उसके बारे में एक बार भी आपने जवाब दिया, क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी जवाब दिया, क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया, आपको देना चाहिए था। आपने उज्ज्वला योजना की बात बताई, अभी हमारे सुशील भाई ने इस बात को बोला तो आपको बड़ी मिर्ची लग गई। जब आप उज्ज्वला योजना की बात करते हैं तो आप बताइए, आपको आंकड़े वाइज आप बताइए कि कितने लोग दोबारा से उस सिलेंडर को रिफिल करा पा रहे हैं। 1000 रुपए से ऊपर का सिलेंडर आप दे रहे हैं, उसके बाद आप इस तरीके से बात कर रहे हैं। अगर आपने जनता को फैसिलिटी दी है तो आपको सब्सिडी बढ़ाने की क्या जरूरत पड़ गई, इस बारे में दीपक जी आपको बताना चाहिए कि सब्सिडी आखिर बढ़ाने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ गई थी। दूसरी चीज, अभी आपने राशन की बात कही, आपसे बड़ा, बुरा मत मानिएगा, इससे बड़ा शायद मुझे कहते हुए मुझे लज्जा आएगी, आपकी पार्टी से बड़ी झूठी पार्टी कोई नहीं हो सकती। जिस समय कोविड काल में लोगों को राशन की जरूरत थी, उस समय आपको याद होगा मानस भाई कि वहां पे चुनाव आ गए थे, आपके यहाँ पे कैंपेन के लिए टीवियां गांवों में पहुंच गई थी, लेकिन राशन ना पहुंचा पाए थे आप। मध्य प्रदेश की घटना आपको याद होगी, जनता जनार्दन ने अपना मैंडेट दिया था, कैसे आपने अपने मामा जी की सरकार बनाने के लिए कैसे आपने कहां पे कहां पहुंचा दिया। आपने आपको सारे आरोपों को एक तरीके से आपने जवाब दे ही दिया। मानस भाई 2 पॉइंट और हैं बस, मैं बाकी पॉइंटों पर नहीं जाऊंगा। एक चीज आपने और बोला, 3 करोड़ लोगों को आपने गरीबी रेखा से पहुंचाया, किस गरीबी रेखा से ऊपर पहुंचाया, जरा मुझे उस जगह का नाम बता दीजिए, और कुछ व्यक्तियों के नाम हो तो मुझे बता दीजिए, मैं कहूंगा कि मुझे पर्सनली व्हाट्सएप जरूर कर दीजिए। चलिए हेमंत तिवारी जी के साथ हम चूंकि इस डिबेट का समापन हेमंत तिवारी जी के साथ ही करना चाहेंगे, इसलिए हम करमवीर आजाद जी, बहुत छोटा सा जवाब मुझे आपसे सिर्फ इतना ही आपसे पूछना है कि अगर इस देश के प्रधानमंत्री, क्या इससे पहले कभी किसी ने तस्वीरों में देखा कि वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ बैठ करके उनके पैर धो करके उनका अंगों से अपने पैर पोंछ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो एक इमोशनल, एक कनेक्शन की कोशिश तो स्थापित है कि भारतीय जनता पार्टी ने, अब आज कहे कोई कुछ भी पॉलिटिकल तरीके से, लेकिन एक कनेक्ट तो स्थापित किया। इससे पहले कोई इस तरह की हिम्मत दिखाता, क्यों नहीं दिखाई हिम्मत, क्यों नहीं बहन जी ने हिम्मत दिखाई, क्यों उन्होंने ब्राह्मणों को अपनी पार्टी में पूरा वर्चस्व सौंप दिया, आप उनको दोषी नहीं मानिए। माना जी ऐसा है कि इस देश क्रांतिकारियों से भरा हुआ है, भाषण बड़ा भीषण होता है, लेकिन जब चुनाव के परिणाम आते हैं तो कहीं लक्षण नहीं नजर आता है। पब्लिक कनेक्ट बहुत जरूरी चीज होती है। पब्लिक कनेक्ट तमाम तरीके से हो सकता है। पब्लिक कनेक्ट जात से लोग करते हैं कि मैं तिवारी जात का हूं, यहाँ इतने तिवारी हैं इसलिए यहाँ इनको टिकट दिया, सारी पार्टियां करती हैं, सबके सब जात देख करके भावनात्मक कनेक्ट होता है। भावनात्मक कनेक्ट कई प्रकार से हो सकता है कि हिंदू स्वाभिमान और राष्ट्रभाव और देश की अखंडता, ये भी भावनात्मक जुड़ा होता है। उस भावना को समझती है पब्लिक, भावना को समझती वोट देती है। अगर किसी को वोट देती है तो ड्रामा हो गया, नाटक हो गया, फर्जिफिकेशन हो गया। अरे साहब ये तो देखो कि आप 5 हो, 5 का 3 ही हो पार्लियामेंट में, आप 1 हो, 1 10 है और अगला 64-65 है।
ये फर्क तो देखो, जनता बेवकूफ थोड़ी कुछ ने वोट दे दिया। अच्छा बेवकूफ एक बार हम किसी को मान लीजिए बना ले, कितनी बार बनाएंगे भाई साहब? तो जो सत्य है पहले उसको स्वीकार करिए। ठीक है, राजनीति में आरोप लगाना बहुत सामान्य सी बात है, किसी को कोई लगा सकता। आप तो कितने गंदे गंदे आरोप लग जाते हैं। लेकिन जिस विषय पे हम लोग बहस कर रहे हैं, क्या कोई आज से 20 साल पहले किसी ने सोचा होगा कि 22% दलितों में से 12% खाली 12% और परसेंटेज पा जाएंगी बहन जी, जबकि उसमें सजातीय कैंडिडेट्स के भी वोट हैं, जात के सजाती वोट्स भी हैं कैंडिडेट के। तो ये परिवर्तन है, परिवर्तन समय समय पर होता है। भारतीय जनता पार्टी ने इन सब की अपोजिशन की परवाह नहीं की, उन्होंने अपने हिसाब से अपने एजेंडे पर काम किया। उनके एजेंडे को पब्लिक ने स्वीकार किया, 14 में स्वीकार किया, फिर 19 में रिपीट किया, 17 में स्वीकार किया, 22 में रिपीट किया। 22 में किस तरह से बेहुदे आरोप लगते थे, सारे बड़े बड़े नेता लगाते थे। तो जो सत्य है, जो स्थापित है, उसको तो स्वीकार करो श्रीमान जी। दूसरी बात, मैं एक बात बता दूं कि हम आप जबरदस्ती की बात करने लगते हैं कभी कभी, लेकिन मैं प्रवक्ताओं को भी बता दूं कि प्रवक्ता जितना शांत तरीके से बात रखते हैं, मैं तो सामान्य दर्शक के दृष्टि से बता रहा हूं, जनता उसको ज्यादा बेहतर तरीके से ग्रहण करती है, बहुत अच्छे से लेती है, और नेता की भी बात अच्छे से लेती है। राहुल गांधी निकले थे भारत जोड़ो यात्रा पर, कई ऐसे स्टेट थे जहां अच्छा बड़ा पॉजिटिव असर पड़ा, कई स्टेट में पॉजिटिव असर पड़ा, क्योंकि वो नेचुरल तरीके से काम करते थे। अब राहुल गांधी की कार्यक्रमों को अगर ड्रामा आप बताने लगो तो वही बात हुई, ये भी कोई अच्छी बात तो है नहीं, पब्लिक इस पे भी नेगेटिव रिएक्शन देती है। लेकिन हमारे राजनेताओं को, भाषण करने वालों को इस बात का इल्हाम नहीं होता है, जिसकी जो शक्ति है वो उस हिसाब से अपने आप को प्रस्तुत करे, ये हो नहीं पाता है। तो हम जिस विषय पर डिबेट कर रहे हैं बड़ी अहम, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और अब देखिए अखिलेश यादव जैसा नेता जो अपोजिशन का सबसे बड़ा लीडर है, जो इंडिया है, इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव है, समाजवादी पार्टी है, और कोई थोड़ी है। तो अगर जो 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 इस तरह की बात करता है कि हमको पिछड़ों का, दलितों का और अल्पसंख्यकों का सपोर्ट है, तो अभी उन्होंने प्रूव किया गौसी में कि उनको दलितों का सपोर्ट मिला है। यही तो एक नया ट्विस्ट आया है, पिछले कुछ वर्षों में एक नया ट्विस्ट यही आया कि एक परिणाम ने बहुत सी चीजों को भी स्टेब्लिश कर दिया। तो साहब कोई कह नहीं सकता कि यह वर्ग, यह जात हमारा विशुद्ध मतदाता। मैंने शुरू में कहा था, मैं पूरा उसको रिपीट कर रहा हूं। नंबर 1, नंबर 2 चीज, यह मतदाता वर्ग एक बार फिर 2024 में बहुत फैसला कौन होने जा रहा है, ध्यान रखिएगा। ओबीसी और शेड्यूल कास्ट, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। इनको भाषणों बजाय इनके नजदीक जाइए, इनको समझिए, इनके दुख दर्द को सही करिए। आपने अगर अपने कार्यकाल में इनके लिए बेहतर न किया तो उनसे माफी मांगिए, पैर धोइए। नरेंद्र, आपका प्रश्न यही था ना, नरेंद्र मोदी अगर वाल्मीकि समाज के लोगों का पैर धोते हैं तो उसको लोग ड्रामा कहते हैं। सैकड़ों डिबेट में ड्रामा सुन चुका हूं, लेकिन उसका आनंद उन्होंने पाया भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी को कहेंगे भाई साहब कि आप जातियों में विभाजन मत करिए, मैं थोड़े करता हूं, आप लोगों ने किया, पॉलिटिक्स किया, कांग्रेस ने किया, सपा ने किया, सबने किया, भाजपा ने भी किया। मेरे कहने करते ही है कि जो महसूस करेगा भावनात्मक से किसी चीज को अच्छा, वो रिस्पॉन्ड करेगा, और पब्लिक उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रही है। क्या कभी आपने सोचा था कि घोसी का दलित क्या करके भाजपा को छोड़ करके अधिकतम वोट कर देगा समाजवादी पार्टी को? किसी ने नहीं सोचा होगा, शायद भाई जी ने न सोचा हो जब कैंडिडेट उन्होंने नहीं दिया। तो ये स्थिति है, और मैं पुनः से कह रहा हूं, बहुत अच्छे सब्जेक्ट पे आपने डिबेट रखी, इस पे और डिबेट की जरूरत है, और ये बहुत बहुत फैसला कौन होने जा रहा है जी जी। नहीं हेमंत भाई, बिल्कुल इस चर्चा को, इस बहस को हम यही आज, चूंकि समय का अभाव है, हम खत्म कर रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे को लेकर के बार बार हम आते रहेंगे और पूरी नजर रखेंगे। जी करमवीर आजाद जी, बिल्कुल जल्दी से अपनी बात समाप्त करिए, समय चूंकि खत्म हो चुका है। मैं आपके पास आना चाहता था लेकिन कुछ तकरार हो गई बीच में, इसलिए मैं नहीं आ पाया। जी करमवीर आजाद जी, जल्दी से अपनी बात खत्म करिए, अनम्यूट करिए करमवीर आजाद जी।
माफ करिएगा कर्मवीर आजाद जी, आपकी आवाज अभी भी नहीं आ पा रही है। इस चर्चा को हमको ही विराम देना होगा। आज हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक को लेकर के मची खींचतान की। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आज से अनुसूचित जाति के सम्मेलनों की शुरुआत की, श्रृंखला बहुत लंबे समय तक चलने जा रही है और 3 नवंबर को उसका समापन होगा। अलग अलग क्षेत्रों में पार्टी जाएगी। जो अनुसूचित जाति के जो बड़े बुद्धिजीवी हैं उनके साथ संवाद होगा, उनके साथ आगे की रणनीति तय होगी। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है जिसके तमाम घटक दल लगातार इस वोट बैंक में अपनी दावेदारी, अपनी हिस्सेदारी का प्रयास कर रहे हैं। और इन सबके बीच नहीं भूलना चाहिए कि मायावती खुद भी अपने इस मूल वोट बैंक को, जिस पर उनका एक छत्र अधिकार था, उसको वापस हासिल करने के लिए वो इन दोनों ही धड़ों यानी एनडीए और इंडिया दोनों से दूरी बना के चल रही है। तो परिणाम इसी मतदाता के हाथ में है, जो इस वोट बैंक जो इस जाति से आते यानी अनुसूचित जाति से, वही तय करेंगे कि इनको किधर जाना है। लेकिन अभी डोरे डालने का दौर लंबा चलने वाला है। आज इस चर्चा को ही विराम देना होगा। कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।